मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ठोसों का घनत्व तथा निबिड़तम संकुलन के प्रकारों के बारे में बात कही थी। आज हमें निबिड़तम संकुलन की संपूर्ण जानकारी एवं उसके प्रकारों का वर्णन करना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज निबिड़तम संकुलन। अब निबिड़तम संकुलन का जो प्रथम प्रकार है वो होता है एक विमीय संकुलन। अब एक विमीय संकुलन में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है अपने को कि जब परमाणुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हुए एक सीधी पंक्ति या ऊर्ध्वाधर पंक्ति का निर्माण किया जाए तो ऐसे संकुलन को एक विमीय संकुलन कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ तो कह सकते हैं हम, जब परमाणुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि एक क्षैतिज पंक्ति या ऊर्ध्वाधर स्तंभ का निर्माण हो तो ऐसे संकुलन को एक विमीय संकुलन कहते हैं। अब इसी संकुलन को हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैं परमाणुओं को एक दूसरे के नज़दीक व्यवस्थित करता हूँ और नज़दीक व्यवस्थित करने पर मेरे पास परमाणुओं की एक पंक्ति बनी और ये जो उदाहरण है वो एक विमीय संकुलन का उदाहरण है। इसी प्रकार से मैं एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ का निर्माण करता हूं और उसमें भी परमाणुओं को एक के बाद एक व्यवस्थित करता हूं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब परमाणुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हुए क्षैतिज पंक्ति या ऊर्ध्वाधर स्तंभ का निर्माण हो तो ऐसे संकुलन को एक विमीय संकुलन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि मैंने एक पीले रंग के परमाणु के नज़दीक दो परमाणु और रखे हैं और उस पर 1 और 2 नंबर लगाया है। इसका नंबर लगाने का कारण क्या है कि ये परमाणु यानी जो पीले रंग का परमाणु है वो कितने परमाणुओं को सीधे टच कर रहा है, तो 2 परमाणुओं को सीधे टच कर रहा है और इसी चीज को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अर्थात एक विमीय संकुलन की उप सहसंयोजन संख्या 2 होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक परमाणु को सीधे ही 2 परमाणु टच करते हैं। इसी प्रकार से निबिड़तम संकुलन का जो दूसरा प्रकार है वो है द्विविमीय संकुलन। अब द्विविमीय संकुलन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने जो एक विमीय संकुलन के अंदर पंक्तियां बनाई थी उनको एक के बाद एक समांतर क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो बनने वाले संकुलन को द्विविमीय संकुलन कहते हैं। अब द्विविमीय क्यों? क्योंकि जैसे ही हम परमाणु की पंक्तियों को एक के बाद एक संपर्क में रखेंगे तो एक परत का निर्माण होगा और ये जो परत होती है वो द्विविमीय होती है और द्विविमीय परत होने के कारण इस प्रकार के संकुलन को या पैकिंग को द्विविमीय पैकिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब परमाणुओं की पंक्ति को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाए तो एक परतदार संरचना का निर्माण होता है। ऐसे संकुलन को द्विविमीय संकुलन कहते हैं और यह मुख्य जो है 2 प्रकार का होता है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से प्रकार है। तो प्रथम प्रकार जो इसका है वो है वर्गाकार संकुलन। अब वर्गाकार संकुलन में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि परमाणुओं की एक पंक्ति के जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति के जस्ट नीचे तीसरी और इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहे। यानी एक पंक्ति के परमाणु जब दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को स्पर्श करे तो ऐसे संकुलन को बोलते हैं वर्गाकार संकुलन। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, जब एक परमाणुओं की पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति के परमाणु रख दिए जाए, इसी क्रम में तीसरी पंक्ति भी चलती रहे और एक पंक्ति के परमाणु दूसरी पंक्ति के संपर्क में हो तो इस प्रकार के संकुलन को वर्गाकार संकुलन कहते हैं। अब वर्गाकार संकुलन की जो उप सहसंयोजन संख्या होती है 4 होती है। कैसे होती है
इसे भी हम समझेंगे। तो पहले मैं इसको जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। तो मैंने परमाणुओं की एक पंक्ति बनाई, अब उसके बाद दूसरी पंक्ति मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और इसी क्रम में मैं तीसरी पंक्ति बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के नीचे तीसरी पंक्ति, और ये जो परमाणु है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन परमाणुओं के बीच में मैंने एक काले रंग का परमाणु बनाया है। अब इस काले रंग के परमाणुओं के संपर्क में, सीधे संपर्क में कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु संपर्क में हैं, जो कि पीले रंग से मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किए। तो इस प्रकार से एक परमाणु के संपर्क में 4 परमाणु होते हैं, तो इनकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब आगे बात करें, अब ये जो पीले रंग के चारों परमाणु हैं, इनके सेंटर पॉइंट्स को लाइन से मिला दिया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है, और वर्ग का निर्माण होने के कारण इन्हें वर्गाकार संकुलन नाम दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का जो संकुलन है वो है षटकोणीय संकुलन या षटकोण संकुलन। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब परमाणुओं की एक पंक्ति के द्वारा बनाए गए गर्त में दूसरी पंक्ति के परमाणु व्यवस्थित किए जाए तो ऐसे संकुलन को बोलेंगे षटकोणीय संकुलन। कैसे, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको परिभाषित किया है, जब परमाणुओं की एक पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के परमाणु व्यवस्थित किए जाए और इसी तरीके से दूसरी पंक्ति के परमाणु के गर्त में तीसरी पंक्ति के परमाणु व्यवस्थित किया जाए, तो यही क्रम आगे से आगे चलता रहेगा और इसे जो है षटकोणीय संकुलन कहते हैं। इनकी उपसंयोजन संख्या जो है वो 6 होती है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, परमाणुओं की एक पंक्ति का निर्माण करते हैं। तो ये एक पंक्ति मैंने इस तरीके से बनाई। अब इस पंक्ति के जो परमाणु हैं उनका जो गर्त है यानी बीच का जो गैप है, उस गैप के बीच में दूसरे पंक्ति के परमाणु व्यवस्थित करें तो इस प्रकार का संकुलन षटकोणीय होगा। आगे और देखिए, अब दूसरी पंक्ति है, उस दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति के परमाणु देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे व्यवस्थित कर रहा हूं। तो इस तरीके से ये क्रम आगे से आगे चलता रहेगा, यानी पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति के, और तीसरी पंक्ति के गर्त में चौथी पंक्ति में, और सो ऑन चलता रहे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने कहा था कि इनकी उपसंयोजन संख्या 6 होती है। कैसे होती है उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन परमाणुओं के बीच में एक परमाणु को काले रंग से प्रदर्शित किया है। अब ये काले रंग का परमाणु जो है सीधे ही 6 परमाणुओं के संपर्क में है। तो यहाँ पर 6 परमाणुओं के संपर्क में होने के कारण इसकी जो उपसंयोजन संख्या होगी वो 6 होती है। इसी प्रकार से इन पीले रंग के परमाणुओं के केंद्र को रेखाओं के द्वारा मिला दिया जाए तो एक षटकोण का निर्माण होता है। इस कारण से इसे षटकोणीय संकुलन कहते हैं। तो ये था हमारा द्विविमीय संकुलन एवं उसके प्रकार। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं त्रिविमीय संकुलन की तरफ। अब त्रिविमीय संकुलन में इतना ध्यान रखना है कि एक परत के समानांतर अन्य परतें रखी जाए तो इस प्रकार से जो है एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा, और 3D स्ट्रक्चर होने के कारण ऐसे संकुलन या ऐसी पैकिंग को जो है त्रिविमीय संकुलन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है, परमाणुओं की परतों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है, और इस प्रकार के संकुलन को त्रिविमीय संकुलन कहते हैं। और यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। और प्रथम प्रकार देखें इसका, वो है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। अब इसमें मुझे कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि षटकोणीय मतलब क्या बनेगा, एक हेक्सागोन बनेगा, लेकिन अब परमाणुओं को इसमें कैसे व्यवस्थित करना है उसके बारे में देखते हैं। तो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन में आपको जो ध्यान रखना है कि जब दूसरी परत के परमाणु प्रथम परत के परमाणु की गर्त में हो, दूसरी परत के परमाणु प्रथम परत के परमाणु के गर्त में हो, और तीसरी परत प्रथम परत के बराबर हो, यानी कि इसमें पहली तथा तीसरी परत की तो व्यवस्था समान होगी, लेकिन दूसरी परत है वो प्रथम परत के गर्त में उपस्थित होगी, यानी दूसरी परत के परमाणु प्रथम परत के परमाणुओं के गर्त में उपस्थित
होंगे। अब यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो आप देखिए, परत ए बनाई हुई है और ए के जो परमाणु है उसके गर्त में जो है मैंने यहाँ पर बी प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार से तीसरी परत जो सी बनेगी, देखो दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पे सी न लिख के मैंने ए लिख दिया, क्योंकि दोनों एक जैसी है तो सी क्यों लिखूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए लिख दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करें, प्रथम परत को ए, दूसरी परत को बी और तीसरी परत को सी कहें तो यहाँ पर ए और सी एक दूसरे के समान होती है और एक दूसरे के समान होने के कारण इसे षटकोणीय निबिड़तम संकुलन कहते हैं। इसी प्रकार से उसके नजदीकी जो दूसरा डायग्राम है उसमें प्रथम परत के 6 परमाणु बनाए हैं, फिर दूसरी परत जो है प्रथम परत के परमाणुओं में गर्त में रखी जाएगी, यानी कि 2 परमाणुओं के द्वारा एक गर्त बनती है। इसका मतलब 6 परमाणु थे तो कुल कितनी गर्तें बनेगी, 3 गर्तें बनेगी, तो परमाणु कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो बी परत के अंदर मैंने 3 परत परमाणु रखे और सी परत या वापस ए परत जो है एक दूसरे के समान ही थे। तो इस प्रकार से ऊपर बना षटकोण, नीचे भी बना षटकोण और इनको मिला लिया जाए तो मेरे पास एक जो है षटकोणीय त्रिविमीय संरचना का निर्माण होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दूसरी परत के परमाणु को प्रथम परत के परमाणुओं के गर्त में रखा जाए तथा प्रथम एवं तृतीय परत एक दूसरे के समान हो तो उसे षटकोणीय निबिड़तम संकुलन कहते हैं। यदि प्रथम परत को ए, दूसरी परत को बी तथा तीसरी परत को सी माने तो यहाँ पर ए बराबर सी होने के कारण इसे ए बी प्रकार की पैकिंग भी कहते हैं। तो क्लियर ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है, पहली परत है उसके गर्त में दूसरी परत के परमाणु और पहली और तीसरी परत जब एक दूसरे के समान हो तो उसे बोलते हैं षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। क्लियर है आपको इसके अंदर? तो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन के अंदर परतों को रखना है, लेकिन षटकोणीय संकुलन के अंदर पंक्तियों को रखते थे हम द्विविमीय पैकिंग के अंदर। इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर, नाम एक है लेकिन डिफरेंस है। और षटकोणीय को बोलते हैं हेक्सागोनल, निबिड़तम को बोलते हैं क्लोज और संकुलन को बोलते हैं पैकिंग। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया HCP। इसी प्रकार से त्रिविमीय संकुलन का जो दूसरा प्रकार है वो है हमारा घनीय निबिड़तम संकुलन, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, और इसे बोलते हैं FCC। यानी जैसी FCC इकाई कोशिका की संरचना बन रही थी वैसी वैसी इसमें भी बनेगी। अब इसमें क्या ध्यान रखने लायक बात है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहली और दूसरी परत तो समान होगी, लेकिन तीसरी परत जो होगी वो दूसरी परत के परमाणुओं के गर्त में रखी जाएगी। ध्यान से देखिए, पहली और दूसरी परत तो समान है, लेकिन तीसरी परत जो होगी वो दूसरी परत के परमाणुओं के गर्त में रखी जाएगी और चौथी परत पहली परत के समान ही होगी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, दूसरी परत को प्रथम परत के गर्त में और तीसरी परत को द्वितीय परत के गर्त में और चौथी परत को पहली परत के समान रखना है। तो ऐसे संकुलन को घनीय निबिड़तम संकुलन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि द्वितीय परत के परमाणुओं को प्रथम परत के परमाणुओं के गर्त में रखा जाता है तथा तृतीय परत के परमाणुओं को द्वितीय परत के परमाणुओं के गर्त में रखा जाता है। और प्रथम एवं चतुर्थ परत है, यहाँ पे वर्ग नहीं है, परत एक समान हो तो उसे घनीय निबिड़तम संकुलन कहते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, परत लिखना है चतुर्थ परत है न कि वर्ग है। और हम इसमें कहना चाहें, यदि प्रथम परत को ए, दूसरी परत को बी, तीसरी परत को सी और चौथी परत को डी माने तो यहाँ ए और डी एक समान होने के कारण इसे ABC प्रकार की पैकिंग भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और इसकी जो संरचना है जो FCC मात्र कोशिका बनाई थी वैसी ही बनेगी यहाँ पर भी। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो अगली पैकिंग जो है BCC पैकिंग, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग, या बोलते हैं काय केंद्रित। अब BCC पैकिंग में आपको इतना ध्यान रखना है कि परमाणुओं की एक परत बनाई है, उस परत का कोई भी परमाणु एक दूसरे के संपर्क में नहीं होगा, लेकिन दूसरी परत जो बनेगी उस दूसरी परत के परमाणु प्रथम परत के संपर्क में होंगे। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं हम इसमें। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। अब इस डायग्राम में देखिए, अब यहाँ पर मैंने 2 परतें बनाई हैं।
अब इन दो परतों में देखिए प्रथम परत जो है उसके परमाणु एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, लेकिन दूसरी परत के परमाणु जो है वो प्रथम परत के परमाणु के संपर्क में है, और यही क्रम आगे से आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि एक परमाणु जो है चार परमाणुओं के डायरेक्ट संपर्क में है। तो किसी भी एक परमाणु को ले लीजिए और देखिए वो कितने परमाणुओं के संपर्क में, आपको पता चल जाएगा कि एक परमाणु जो है चार परमाणुओं के संपर्क में होता है। तो इस प्रकार की पैकिंग को बीसीसी पैकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इस प्रकार की पैकिंग में एक परत के परमाणु एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते, लेकिन दूसरी परत के परमाणु प्रथम परत के संपर्क में होते हैं, और इस प्रकार से एक परमाणु के संपर्क में चार परमाणु होते हैं। तो ये था हमारा बीसीसी पैकिंग। इसी तरीके से आगे चलें तो अंतिम पैकिंग जो है हमारी एससीसी पैकिंग। अब एससीसी पैकिंग सबसे सिंपल पैकिंग है, परमाणुओं की एक परत बनाई, ये लीजिए। अब इस परत के संपर्क में दूसरी परत के परमाणु रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर चलो दूसरी परत के परमाणु रख दिए। इसी प्रकार से तीसरी परत के परमाणु रखते हैं, तीसरी परत के परमाणु रख दिए। तो ये होती है हमारी एससीसी पैकिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब एक परत के परमाणु दूसरी परत के नीचे उपस्थित हो और एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करे तो उसे एससीसी प्रकार की पैकिंग कहते हैं। अब इस प्रकार से हमने परमाणुओं की पैकिंग पढ़ी, लेकिन जब परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाए तो गोलाकार होने के कारण परमाणुओं के बीच में कुछ ना कुछ जो है रिक्त स्थान छूट जाता है। उस रिक्त स्थान को अंतराकाशीय अवकाश भी कहते हैं, लेकिन क्रिस्टल के संबंध में यहाँ उस अंतराकाशीय अवकाश को वॉइड या रिक्तिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रिक्तिका या वॉइड। तो रिक्तिका क्या होती है, परिभाषित किया है मैंने कुछ इस प्रकार से, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के मध्य उपस्थित अंतराकाशीय अवकाश को रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका मुख्य चार प्रकार की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर दो प्रकार की रिक्तिका दे रखी है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रथम प्रकार की रिक्तिका है वो चतुष्फलकीय रिक्तिका, या बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चतुष्फलकीय रिक्तिका में प्रथम बात जो ध्यान रखनी है कि इसका निर्माण चार परमाणुओं से होता है। अब चार परमाणुओं से कैसे होता है देखें इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं जो है दो परमाणुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखता हूँ। अब इन दोनों परमाणुओं के गर्त में जो है तीसरा परमाणु रख दिया, यानी ये जो परमाणु है तीनों के तीनों एक ही तल पर उपस्थित है। यानी कि टेबल पर मैंने दो बॉल रखी और दो बॉलों के थ्रू जो गैप बना उस गैप में मैंने एक परमाणु रख दिया। अब क्या करता हूं, इन तीनों बॉलों के द्वारा जो गैप बना है उस गैप के ऊपर मैं एक परमाणु रख दूं, तो इससे जो रिक्तिका बनेगी वो चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगी। अब इसे जो मैं चतुष्फल के रूप में प्रदर्शित करना चाहूं तो यहाँ पर मैं प्रथम परमाणु बनाता हूं, फिर सेकंड परमाणु, अर्थात ये दोनों परमाणु जो एक दूसरे के संपर्क में थे। अब इसके गर्त में मैं तीसरा परमाणु रखता हूं, तो यहाँ पे रख दिया, और चौथा परमाणु जो है इन तीनों परमाणुओं के ऊपर रखना है। अब इन सबको मैं मिलाऊं आपस में, तो आपस में मिलाने के बाद मेरे पास एक चतुष्फलक का निर्माण होगा। चतुष्फलक का निर्माण यानी कि ऐसी संरचना जिसमें चार फलक हो, तो इस कारण से इसको चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब दो परमाणुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए और तीसरा परमाणु उन दोनों परमाणुओं द्वारा बनी गर्त में रखा जाए एवं चतुर्थ परमाणु उन तीनों परमाणु द्वारा बनाई गई गर्त के ऊपर रख दिया जाए, तो बनने वाली रिक्तिका को चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या जो होती है वो 2Z के बराबर होती है। Z क्या है, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जब इकाई कोशिकाएं या मात्रक कोशिकाएं पढ़ाई थी तब उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर अगली रिक्तिका जो हमारी है वो अष्टफलकीय रिक्तिका या ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका। इसमें क्या करना है कि तीन परमाणु वाली त्रिकोणीय रिक्तिका बनानी है, और त्रिकोणीय रिक्तिका बनाने के ऊपर उसके ऊपर एक और त्रिकोणीय रिक्तिका रख दें। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो है, देखिए इसके अंदर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर तीन परमाणु
की एक रिक्तिका बना दी, त्रिकोणीय रिक्तिका। अब इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर एक और त्रिकोणीय रिक्तिका युक्त परमाणुओं को रख दो। तो इस प्रकार की जो रिक्तिका बनेगी उसे बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि त्रिकोण जो बना है, एक त्रिकोण और दूसरा त्रिकोण, उसकी जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे से विपरीत होनी चाहिए, तभी अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण होगा। अब इन परमाणुओं के केंद्रीय बिंदु को मिला दूं तो मिलाने पर जो मेरे पास संरचना आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पर 4 फलक बने और इसी तरीके से नीचे 4 और फलक बनेंगे। तो ये हो गई मेरी अष्टफलकीय, 4 ऊपर 4 नीचे, तो अष्टफलकीय संरचना बन गई। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए इसके अंदर कि इसका निर्माण 6 परमाणुओं से होता है। जब 2 परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक में रखकर तीसरे परमाणु को उसके गर्त में रख दिया जाए तो इस प्रकार से एक त्रिकोणीय रिक्तिका बनती है। अब एक अन्य त्रिकोणीय रिक्तिका को उसके ऊपर रख दिया जाए तो बनने वाली रिक्तिका को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और कि अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या Z के बराबर होती है, अर्थात प्रभावी परमाणु की संख्या के बराबर होती है मात्रक कोष्टिका के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, निबिड़तम संकुलन। धन्यवाद।